हेलो एवरीवन, बायो शिक्षा विद्याखिल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे वो कोशिका में उत्पन्न या पाए जाने वाले विभिन्न दाबों की, जैसे ओपी है, टीपी है, डब्ल्यूपी है, डीपीडी है, वाटर पोटेंशियल है और इम्बिबिशन है, प्लाज्मोलाइसिस है। इन सारे टॉपिक्स को हम 2 वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो में केवल हम ओपी, टीपी, डब्ल्यूपी, डीपीडी की ही बात कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इनमें सबसे पहले जिस दाब की या जिस प्रेशर की बात हम करने जा रहे हैं वो प्रेशर है टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर। टर्गर प्रेशर मीन्स टीपी मीन्स स्फीत दाब, वॉल प्रेशर मीन्स डब्ल्यूपी मीन्स भित्ति दाब। जब एक पादप कोशिका को हम शुद्ध जल में रख देते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अंतःपरासरण होता है। अंतःपरासरण क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कोशिका रस की परासरण दाब अधिक होगा। परासरण दाब क्या होता है हम पहले भी बात कर चुके हैं और आज फिर से डिटेल में बात करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जल अंदर जाएगा, बाहर से अंदर जाएगा तो कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य के द्वारा कोशिका भित्ति की ओर एक दाब लगाया जाएगा। उस दाब को हम क्या कहेंगे? स्फीत दाब कहेंगे। और इसी समय कोशिका भित्ति के द्वारा, कोशिका भित्ति सुदृढ़ होती है तो कोशिका भित्ति के द्वारा जीव द्रव्य पर यानी कि बाहर से अंदर की ओर एक दाब लगाया जाएगा, उसे डब्ल्यूपी यानी कि भित्ति दाब कहेंगे। यानी कि सिंपल सी बात है, कोशिका भित्ति के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है वो भित्ति दाब है, और जीव द्रव्य या कोशिका रस के द्वारा जो अंदर से बाहर की ओर तरफ दाब लगाया जा रहा है उसे हम स्फीत दाब कहेंगे। यानी कि टी। और दूसरी चीज़ ये भी आप जान लें कि टीपी हमेशा डब्ल्यूपी के बराबर होता है, लेकिन विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है। और कभी भी स्फीत दाब स्वतंत्र विलयन पर लागू नहीं होता, ये केवल परासरणी क्षेत्रों पर लागू होते हैं, परासरणी तंत्रों पर लागू होते हैं। देखिए आप, ये लिखा हुआ है स्फीत दाब स्वतंत्र रखे विलयन के लिए लागू कभी नहीं होता, परासरणी तंत्र के लिए लागू होता है। इस चीज़ को हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। देखें, आपको दिखाई दे रहा होगा ये कोशिका है, कोशिका में क्या हुआ? अंतःपरासरण हुआ। अंतःपरासरण हुआ तो कोशिका रस है उसका अमाउंट बढ़ता है तो अंदर से बाहर की तरफ एक दाब लगाया जा रहा है जिसे हम टर्गर प्रेशर या टीपी कह रहे हैं। इसी समय जब कोशिका स्फीत होने लगती है तो स्फीत होने के वक्त कोशिका भित्ति के द्वारा बाहर से अंदर की ओर एक दाब लगाया जाता है जिसे क्या कहेंगे? वॉल प्रेशर या डब्ल्यूपी। तो आप देखें ये दाब अंदर से बाहर की तरफ लगाया जा रहा है, जबकि वॉल प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ लगाया जा रहा है। तो दोनों दाब क्या हैं? बराबर हैं, लेकिन कैसे स्थिति में हैं? विपरीत स्थिति में हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये भी मान लेनी चाहिए कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका कभी भी जल में रखने के बावजूद, मतलब जल में रखे रहने पर फटती नहीं है। क्यों नहीं फटती? क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि एक जंतु कोशिका फट जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। कई बार ये प्रश्न आता है कि आरबीसी को यदि आसुत जल में रख दिया जाए तो क्या होगा? मैं फट जाएगी। क्यों फट जाएगी? क्योंकि सर अंतःपरासरण हो जाएगा। ये चीज़ हमने इसमें लिख भी रखी है। देखें आप, जैसे आरबीसी को आसुत जल में रखा जाए तो अंतःपरासरण के कारण वह फट जाएगी। स्फीत दाब कोशिका दीर्घन में और कोशिका वृद्धि में सहायक होता है। ये जो बातें हैं ये यहाँ से यहाँ तक की ये आगे रिपीट होंगी, इसलिए आप इनको अभी छोड़ दें। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब की बात करते हैं। परासरण दाब के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वह दाब जो शुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी तरफ विद्यमान विलयन में प्रवेश करने से रोकने के लिए जो आवश्यक होता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं। दूसरे शब्दों में मैं क्या कह सकता हूँ? किसी विलयन में या किसी भी विलयन को उसके विलायक या जल से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक करने पर विलयन से उत्पन्न होने वाले अधिकतम दाब को परासरण दाब कहते हैं। दूसरा, परासरण दाब समानुपाती होता है विलयन में विलय अणुओं की संख्या के। नेक्स्ट, किसी भी कोशिका में ओपी और टीपी दोनों परासरण क्रिया के कारण ही उत्पन्न होते हैं। परासरण क्रिया नहीं होगी तो दोनों उत्पन्न नहीं होंगे। शुद्ध जल का परासरण दाब सदैव 0 होता है, यानी कि 0 होता है। आप खुद एक चीज़ को सोचें। क्या सोचना है आपको? आप सोचें कि ये एक बीकर है और इस बीकर में जल भरा हुआ है और इसके अंदर हमने एक किशमिश रख दी है। आप खुद देखें, दोनों के अंदर परासरण दाब है, कम है, 0 है, अधिकतम है, वो बात अलग है, लेकिन है एक ये विलयन है और एक इसके अंदर विलयन है जिसे हम जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य बोल सकते हैं। दोनों के अंदर परासरण दाब है। ये परासरण दाब कैसे है? देखें, बीच में यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि प्लांट सेल है किशमिश, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। कौन चाहता है कि जल अंदर जाए? बाहर वाला भी नहीं चाहता जल्दी से अंदर जाना और अंदर वाला भी बाहर आना नहीं आता, लेकिन जाना तो है ही किसी को। और वो कौन जाएगा? हम अच्छी तरह जानते हैं कि निम्न ओपी से उच्च ओपी की तरफ जाएगा। अब निम्न किसका है और उच्च किसका है, इसकी
इसको हमें जस्टिफाई करना है। हमने अभी अभी लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ देखें, परासरण दाब समानुपाती है विलयन में विलय अणुओं की संख्या के। यानी कि यदि किसी विलयन में विलय जितना ज़्यादा होगा परासरण दाब उतना अधिक होगा। तो आप खुद बताएं कि विलय इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है? इसमें तो ना के बराबर है, ये तो शुद्ध जल है, इसलिए इसका परासरण दाब तो क्या होगा? 0 ही होगा, यानी कि कम होगा तुलनात्मक रूप से इसके। इसमें अधिक है, इसलिए जल किधर जाएगा? निम्न ओपी से अधिकतम या अधिक ओपी की तरफ, इसलिए अंदर जाएगा और अंतः परासरण हो जाएगा और किशमिश फूल जाएगी। तो परासरण दाब आपकी समझ में आ गया होगा। ये लिख रखा है हमने, जल का प्रवाह हमेशा कम परासरणी सांद्रता से, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। परासरण दाब को मापने का जो यंत्र होता है उसे ओस्मोमीटर कहते हैं। इसके बाद आता है डीपीडी, यानी कि विसरण दाब न्यूनता या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। क्या होता है ये बहुत अच्छे से समझें आप। ये दो विलयनों में विसरण दाब का जो अंतर है उसे हम क्या बोलते हैं? विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। आप खुद सोचिए, पहले डायग्राम को देखें आप। आपके पास ये एक बीकर है और इस बीकर में ये जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? ये जल भरा हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं कि शुद्ध जल का विसरण दाब जो होता है वो अधिकतम होता है। क्या होता है? शुद्ध जल का विसरण दाब क्या होता है? अधिकतम होता है। अभी पीछे क्या लिखा हमने? शुद्ध जल का परासरण दाब क्या होता है? 0 होता है। ये चीज़ें आप याद रखें। तो शुद्ध जल का विसरण दाब क्या होता है? अधिकतम होता है। यदि इसमें क्या मिला दिया जाए, बाहर से इसमें विलय मिला दिए जाए, तो इसके विसरण दाब में कमी आ जाती है। तो पहले वाला जो बिना विलय के था उसका विसरण दाब और वर्तमान में जो विसरण दाब है, इन दोनों के अंतर को क्या कहेंगे? विसरण दाब न्यूनता। अब दोबारा से देखें, एक बीकर ये है, एक बीकर ये है, दोनों में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, शुद्ध जल भरा हुआ है। ओके, अब आप देखें दोनों में विसरण दाब वर्तमान में क्या है? बराबर है। ठीक है, अब देखें कि इस विलयन में हमने क्या किया कि ये क्या मिला दिए हमने? विलय मिला दिए। अब इसके विसरण दाब में क्या आ गई? कमी आ गई। इसके विसरण दाब में क्या आ गई? कमी। ये पहले जो भी था वही है, यानी कि तुलनात्मक रूप से ये अधिक है। तो इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का यानी कि विसरण दाब का जो अंतर है उसी को हम क्या बोलेंगे? डीपीडी या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या विसरण दाब न्यूनता। इसे दूसरे शब्दों में मैं क्या कह सकता हूँ? कोशिका में जल की मांग भी इसे मैं कह सकता हूँ। अब देख लेते हैं क्या है। शुद्ध जल विलय का विसरण दाब अधिकतम होता है, बिल्कुल बता दिए सर। यदि शुद्ध जल में विलय पदार्थ के कुछ अणु मिला दिए जाएं तो विलयन का विसरण दाब शुद्ध जल से कम हो जाएगा, यही तो बोला है। अतः शुद्ध जल व विलयन के विसरण दाब के अंतर को ही डीपीडी कहेंगे। दूसरे डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम? समान ताप वायुमंडलीय दाब पर विलयन के विसरण दाब तथा शुद्ध जल के विसरण दाब में मिलने वाले अंतर को ही क्या बोलते हैं? डीपीडी। विसरण दाब न्यूनता विलयन की विलायक जल को अवशोषित करने की क्षमता का द्योतक है। इसको चूषण दाब या एसपी सक्सेशन प्रेशर भी कहते हैं। और इसे मैं क्या कह सकता हूँ? कोशिका में जल की मांग। यही मैंने बोला था, जिन चीज़ों पे मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ उन चीज़ों को आप स्पेशली ध्यान रखें। आगे देखते हैं डीपीडी क्या है? डीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस डीपी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि शुद्ध विलायक और विलयन के विसरण दाब के अंतर को क्या बोलेंगे? डीपीडी कहेंगे। दूसरा क्या कहा जा सकता है? दूसरा ये कहा जा सकता है डीपीडी प्रोपोर्शनल टू विलय की सांद्रता, यानी कि विसरण दाब न्यूनता विलय की सांद्रता के समानुपाती होती है। विलय जितना बढ़ाएंगे डीपीडी उतना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें, किसी तंत्र में विलयन मिलाने पर उस तंत्र के विसरण दाब में होने वाली कमी को डीपीडी कहते हैं। ऊपर भी बात कर चुके हैं हम ये। डीपीडी में जल का गमन, डीपीडी के आधार पर जल का गमन कैसे होता है? डीपीडी के आधार पर जल का गमन हमेशा कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर होता है। किसके थ्रू? एसपीएम, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ लिख भी रखा है। इस तरह से ये बात किसकी हो गई? ये विभिन्न दाबों की बात हो गई। अब इसके बाद में जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है कि इन विभिन्न दाबों में जो पारस्परिक संबंध है वो क्या है। इस अंतर को देखते हैं। देखें, इस अंतर में अगर हम देखें तो दाबों में क्या पारस्परिक संबंध हैं, इसके लिए हमें कुछ इक्वेशन याद रखनी पड़ेंगी। वो इक्वेशन भी आपको रियलिटी में याद तो रखनी नहीं है, आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। अगर वो फैक्ट आपके समझ में आ जाते हैं तो ये पारस्परिक संबंध भी समझ में आ जाएंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमने जो संबंध निकाला है वो संबंध हमने निकाला है कि डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब है परासरण दाब तथा स्फीत दाब के बीच अंतर को विसरण दाब न्यूनता या डीपीडी कह सकते हैं। इसीलिए ये इन तीनों में संबंध है। आगे चलते हैं। किन किन कोशिकाओं में या किन किन
कोशिकाओं में इन तीनों का क्या संबंध है, किस तरह से हम देख सकते हैं। आंशिक स्फीत कोशिका या सामान्य कोशिका में जो संबंध ऊपर देखा है वही रहेगा, मतलब वो एक प्रकार से आंशिक या स्फीत कोशिका का भी संबंध है। ऐसी कोशिका जो पूर्ण रूप से स्फीत है, ऐसी कोशिका जो पूर्ण रूप से स्फीत है, ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे कि ओपी किसके बराबर है, टीपी के, यानी कि डीपीडी क्या हो गई, जीरो। आप खुद सोचें, हम डीपीडी को क्या बोल रहे हैं, जल की मांग। तो ऐसी कोशिका जो पहले से पूर्ण रूप से स्फीत है, यानी कि वो पूर्ण रूप से फूली हुई है, उसमें जल की मांग क्या होगी, जीरो ही होगी। तो आप इस फैक्ट से भी पता कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपको इतना से समझ में तो आएगा कि डीपीडी को जल की मांग, दूसरे शब्दों में कोशिका में जल की मांग कहते हैं। अगर कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत है तो जल की मांग रहेगी नहीं, यानी कि डीपीडी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। नेक्स्ट सलत कोशिका की बात करते हैं। सलत कोशिका मतलब ऐसी कोशिका जो क्या है, पिचकी हुई है। पिचकी हुई कोशिका में कभी भित्तिदाब बनेगा क्या, बिल्कुल ही नहीं बनेगा, स्फीत दाब भी नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, ये नॉर्मल है। तो हम क्या बोलेंगे, टीपी तो है ही नहीं, टीपी का मान जीरो है। तो हम, आप खुद देखिए, एक बार देखें, हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मली हम बोल रहे हैं कि डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, ये बोल रहे हैं। हमने बोला अभी कि साहब कोशिका क्या है, पिचकी हुई है, शलत है, तो उसमें टर्गर प्रेशर आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, इस पर दाब आएगा ही नहीं। तो क्या हो गया, इसका मान क्या हो गया, ज़ीरो। तो हम क्या बोल देंगे कि डीपीडी बराबर है किसके, ओपी के। आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगी बात। आगे चलते हैं। जीवद्रव्य कुंचित कोशिका। जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को हम एक फ्लैशिड सेल से एक कदम नीचे की तरफ ले सकते हैं, यानी कि जीवद्रव्य कुंचित कोशिका। ये कब होता है, ये हम टॉपिक लेंगे, मैं इसी चैप्टर के लास्ट वाले वीडियो में इस टॉपिक को इंक्लूड करूँगा, कि जब किसी कोशिका को अधिक लंबे समय तक अति पराश्रय विलयन में रख देते हैं तो वो जीवद्रव्य कुंचन को प्रदर्शित करती है। ये हम उसी वक्त देखेंगे कैसे करती है। तो आप खुद देखें, इसमें क्या होगा, हमें पता है डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी। तो टर्गर प्रेशर क्या है इस ऐसी स्थिति में, जब कोशिका जीवद्रव्य कुंचित हो चुकी है, जिसका जीवद्रव्य अत्यंत संकुचित हो चुका है, ऐसी स्थिति में उसका टर्गर प्रेशर का मान कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, नॉर्मली हम बोलते हैं डीपीडी बराबर है ओपी माइनस टीपी, ये बोलते हैं। वर्तमान में टीपी हम एक शलत कोशिका के लिए ज़ीरो मानते हैं, लेकिन अगर क्या होगी ये कोशिका जीवद्रव्य कुंचित, तो मान उसका किस में चला जाएगा, ऋणात्मक में चला जाएगा। इसलिए अब हम बोलेंगे डीपीडी बराबर ओपी है ही, ये माइनस, अब टीपीटी का मान क्या है, ऋणात्मक, तो माइनस टीपी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो फाइनल फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या आएगा, डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी कि ओपी प्लस टीपी। ये हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन आई है वो ये है। इसलिए आप इसे याद रखें कि जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में डीपीडी बराबर ओपी प्लस टीपी होता है। ये आपको कुछ संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने में ये बातें आपको काम देंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कोशिका में जल की मांग। अब आप खुद देखें, कोशिका में जल की मांग यानी कि डीपीडी का लेवल क्या होता है। सबसे ज़्यादा डीपीडी अगर आप देखें कोशिका में जल की मांग प्लाज्मोलाइज्ड सेल में, ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल वही है जीवद्रव्य कुंचित कोशिका, उससे सबसे ज़्यादा इसमें होती है। ये आप उल्टा देखें, देखिए फुल टर्जिड सेल में कोशिका में जल की मांग बिल्कुल ही नहीं होगी। ठीक है, पार्शियली यानी कि आंशिक स्फीत कोशिका में थोड़ी सी जल की मांग होगी। शलत कोशिका में यानी कि पिचकी हुई कोशिका में जल की मांग उससे भी अधिक होगी। और सर्वाधिक जल की मांग किस कोशिका में होगी, प्लाज्मोलाइज्ड सेल में। बात समझ में आ गई होगी आपके। तो अब आप खुद देखें आगे कि आगे हमने एक छोटा सा एक संख्यात्मक प्रश्न दे रखा है कि कोशिका एक तो है ए और दूसरी कोशिका है बी। इन दोनों कोशिकाओं में आपको क्या दे रखे हैं, वैल्यूज़ दे रखे हैं। क्या क्या वैल्यू हैं देखते हैं हम। एक सेल ए है, एक सेल बी है। सेल ए का ओपी है 25 एटीएम, एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टीपी है 10, डीपीडी है 15, इसका भी 30, 25, 5। अगर आपको नीचे डीपीडी दिया हुआ नहीं भी हो तो भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है डीपीडी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। तो 25 में से 10 जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही कितने बच जाएंगे, 15 बच जाएंगे। और 30 में से 25 जाएंगे तो 5। ये डीपीडी आप निकाल भी सकते हैं, ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिख रखा है। लेकिन इन तीनों में से अगर कोई भी वैल्यू ना दी हुई हो, केवल 2 वैल्यू अगर आपको दे रखी हैं हर कोशिका की, तो तीसरी वैल्यू आप
फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे ओपी हो, चाहे टीपी हो, चाहे डीपीडी हो। इतना सा आप फॉर्मूला सेट कर सकते हैं, वो आगे हम संख्यात्मक प्रश्नों में भी देख लेंगे। अब इसमें पूछा है कि जल का गमन किस कोशिका में किस कोशिका की तरफ होगा, यानी कि कोशिका ए से बी की तरफ होगा, कोशिका बी से ए की तरफ होगा। तो आप देखें कि इसका डीपीडी क्या है सर, इसका डीपीडी आया 5 एटीएम, इसका आया 15 एटीएम। हमें पता है कि जल का गमन हमेशा किधर होता है, कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की तरफ होता है, यानी कि जल का गमन किस तरफ होगा, कोशिका बी से कोशिका ए की तरफ गमन होगा। किसकी तरफ होगा, कोशिका बी से कोशिका ए की तरफ गमन होगा। तो ये तो एक संख्यात्मक प्रश्न हो गया। इसके बाद में अगर हम देखें तो इस परासरणीय जो ये संबंध हमने देखे हैं, इसको हम एक चित्र से समझ सकते हैं। आप देखें इसमें क्या शो किया गया है कि यहाँ पर एक फ्लैशिड सेल है। क्या है, यहाँ पर एक फ्लैशिड सेल है। फ्लैशिड सेल अगर यहाँ पे है तो क्यों है वो, क्योंकि वहाँ पर टर्गर, यहाँ पर इसका टीपी का मान क्या है, 0 है साहब। क्या है, टीपी का मान क्या है, 0 है। टीपी का मान 0 है तो डीपीडी क्या है, अधिकतम है। जल की मांग क्या है, अधिकतम है। जैसे जैसे इसमें टर्गर प्रेशर टीपी का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे डीपीडी का मान भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और कोशिका क्या हो जाएगी, टर्जिड सेल। कोशिका क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी, पूर्ण स्फीत हो जाएगी। ये बात आई थिंक आपकी समझ में आ गई होगी कि तीनों दाबों में संबंध क्या होता है। इसके बाद में कुछ टॉपिक्स हमारे और बचे हैं, जैसे एक हमारा टॉपिक बचा है वाटर पोटेंशियल, और एक बचा है इम्बिबिशन, और एक टॉपिक बचा है हमारा प्लाज्मोलाइसिस यानी कि जीव द्रव्य कुंचन। इन तीनों टॉपिक की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आई थिंक आपको ये सारे संबंध और सारे प्रेशर यानी कि सारे दाब और उन दाबों में जो संबंध हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर ये समझ में नहीं आए हों या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर सकते हैं। और अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।